Hello, dear students. This is Apurv, economics teacher at Jesus and Mary Academy in Kamasiko, Patna City. I am going to explain next part of Chapter 1 video lecture class. In previous lecture class, we discussed about introduction of micro and macroeconomics and difference between micro and macroeconomics. And now I am going to discuss its rest part, which is interdependence between micro and macroeconomics and all the keywords of this chapter which will help you to understand the chapter easily. Interdependence between micro and macroeconomics. Samuelson, there is really no opposition between micro and macroeconomics. Both are absolutely vital. You will be less than half educated if you understand the one while being ignorant of the other. अब सैमुअलसन के हिसाब से, सैमुअलसन के अनुसार अगर देखा जाए तो इन दोनों इकोनॉमिक्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. ये दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं और एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के बिना एक कंप्लीट पार्ट कभी कंस्ट्रक्ट नहीं होता और कंप्लीट पार्ट भी पूरी तरह से इंडिविजुअल पार्ट पर ही डिपेंडेंट है. इसको हम एग्जांपल के जरिए समझें तो एक पूरे का पूरा हाउस जो कंस्ट्रक्ट होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं और उन मटेरियल के ऊपर ही पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन टिका होता है. अब हम ब्रिक और हाउस इन दोनों को अलग अलग समझें कि एक समझें तो ये निश्चित रूप से समझा जाएगा कि ये ब्रिक पर ही पूरे का पूरा मकान टिका है और ये मकान जो एक कंस्ट्रक्शन के रूप में सामने है वो आउटपुट है और ये जो ब्रिक्स हैं और दूसरे मटेरियल वो इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज हुए हैं. इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल. तो ऐसे ही अगर इसको देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी टोटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. अब जरा समझते हैं कि माइक्रो किस तरह से मैक्रो पर डिपेंडेंट है. डिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें तो वो जब तक मनी का इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक यूनिट ऑफ करेंसी यूज ना की जाए तब तक उसके प्राइस के बारे में डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है. इस तरह से जो मनी है वो मैक्रो के लिए एक टूल है और इस टूल का इस्तेमाल माइक्रो में भी होगा. तो इस तरह से देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से मैक्रो पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो बिकेंगे बाजार में उनका प्राइस डिसाइड करने में एक मार्केट भी अपना रोल प्ले करेगा और मार्केट जितने भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस इंटरेक्शन से रिलेटेड सिस्टम है और वो सिस्टम मैक्रो में वर्क करता है और माइक्रो में वो हेल्प करता है. डिटरमिनेशन ऑफ वेज रेट. वेज रेट जो किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को मिलता है वो डिसाइड करने में मार्केट हेल्प करता है, क्योंकि हम और आप जो वर्कर को पेमेंट करते हैं तो वो यही देख के करते हैं कि ये पेमेंट मार्केट में किस तरह से किया जा रहा है. मतलब बाकी के लोग वर्कर्स को क्या पेमेंट कर रहे हैं इसी बेसिस पर हम भी पेमेंट करते हैं. तो ये जो वेज रेट है ये माइक्रो का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन इसको डिसाइड करने में भी मैक्रो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डिटरमिनेशन ऑफ वेलफेयर सिचुएशन. अगर वेलफेयर सिचुएशन की बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एक इंडिविजुअल का वेलफेयर ये माइक्रो का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन वेलफेयर को हम कंप्लीटली तभी समझ सकते हैं जो मैक्रो लेवल पे वर्क कर रहा हो. मतलब केवल एक सिंगल इंडिविजुअल हाउस होल्ड के वेलफेयर से ही वेलफेयर कंप्लीट नहीं होता. इसके लिए जरूरी है कि जितने भी ऐसे हाउस होल्ड जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड हैं उनकी सारी नीड्स फुलफिल हों. तो यहाँ वेलफेयर वर्ड भी तभी मीनिंगफुल है जब वह मैक्रो लेवल पर वर्क कर रहा हो.
वैसे तो वेलफेयर माइक्रो का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन ये मैक्रो लेवल पर करेगा तभी ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, हमारा आप जानते हैं कि जो मनी लेंडर है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी ओर से कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसको रेम्यूनरेशन के रूप में, रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट भी दो लोग मिलकर डिसाइड नहीं करते, इसमें भी मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स होता है जो पे करना होता है। और ये इंटरेस्ट रेट बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है और बैंकिंग मैक्रो का सब्जेक्ट मैटर है। और इस तरह से भले ही प्रोडक्शन प्रोसेस में मनी लेंडर डायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है और उसके बदले वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा, लेकिन ये इंटरेस्ट जो वो रिसीव कर रहा है, इसमें मैक्रो लेवल पे वर्क करने वाला जो बैंकिंग सिस्टम है और उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वही उसको रिसीव होगा। तो यहाँ पर भी माइक्रो लेवल पे भले ही एक अकेले सिंगल मनी लेंडर की बात कर रहे हो, लेकिन उसका रेम्यूनरेशन भी मैक्रो लेवल पर ही डिसाइड होता है। डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, हर एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉफिट के लिए ही स्टार्ट करता है और ये प्रॉफिट वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जैसे और भी प्रोड्यूसर हैं जो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं हर प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसमें उसको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ये डिसाइड वो अकेले नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट डिसाइड करने में भी मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम ये समझते हैं कि यहाँ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही वर्क करता है। डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, जितने भी सामान बनते हैं उनमें कुछ कॉस्ट आता है। रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, वेजेस से रिलेटेड हो सकता है, इंटरेस्ट, रेंट और दूसरे भी कॉस्ट एडेड होते हैं। और ये पूरे का पूरा जो कॉस्ट है यही प्रोडक्ट प्राइसिंग में हेल्प करता है। आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर को क्या प्रॉफिट मिलेगा उसमें ये प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये अकेले कोई एक बिजनेसमैन डिसाइड नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा। इसमें रॉ मटेरियल का प्राइस हो या लेबर कॉस्ट हो, ये सारी की सारी चीजें मार्केट में पहले से ही फिक्स होती हैं और उसको ये पेमेंट करके ही अपना प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाना होता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का कॉस्ट भी जो माइक्रो लेवल पर डिसाइड हो रहा है वो मैक्रो लेवल जो थ्योरी है उनके बेसिस पर ही डिसाइड होता है। अब दूसरी तरफ डिपेंडेंसी ऑफ मैक्रो ऑन माइक्रो, इसको समझते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन जब तक एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर का इनकम हम कैलकुलेट ना करें तब तक हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के इनकम के सम टोटल को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। क्योंकि जितने भी लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको जो फैक्टर इनकम मिलता है उसी का सम टोटल नेशनल इनकम कहलाता है। तो चूंकि माइक्रो लेवल पर ही एक एक हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का इनकम डिसाइड होता है और उसी का सम टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम समझें तो मैक्रो लेवल पर जो नेशनल इनकम है वो सम टोटल है माइक्रो लेवल पे वर्क करने वाले इनकम का ही। डिटरमिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान जितने भी प्रोडक्ट हैं वो किस प्राइस में बिकेंगे और वो प्राइस क्या होगा, ये अलग अलग छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहे हैं और जो डिमांड की जो सिचुएशन है मार्केट में उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। तो इसमें एक एक सिंगल इंडिविजुअल हाउस होल्ड
और प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के बाद किसी भी कमोडिटी का या सर्विस का प्राइस डिसाइड होता है। तो इसमें भी चूंकि एक एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें जो जनरल प्राइस लेवल है उसको डिसाइड करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इकोनॉमी। जो टोटल कंजम्पशन है जो आपकी इकोनॉमी में जो सारे हाउस होल्ड और दूसरे सेक्टर मिलके करते हैं, उसी का सम टोटल कंजम्पशन के रूप में सामने आता है। तो जब तक एक एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन के बारे में ना पता हो, टोटल कंजम्पशन के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ इनकम का वो पार्ट जो हम एक्सपेंस नहीं करते, जिसको हम यूज नहीं करते, वो सेविंग में कन्वर्ट होता है। तो एक एक इंडिविजुअल की इनकम ही बाद में सेविंग के रूप में कन्वर्ट होकर टोटल सेविंग में कन्वर्ट होती है, जो बाद में कैपिटल फॉर्मेशन के काम आता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ये सेविंग ही बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट होता है, क्योंकि सेविंग्स है वो जब बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक किसी बिजनेसमैन को लोन के रूप में प्रोवाइड करता है और वो बिजनेस में यूटिलाइज होता है। जब कोई भी रिसोर्स जब प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना शुरू हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, चाहे वो मनी हो, लैंड हो या दूसरी कोई भी रिसोर्स हो। तो यहाँ पर जब मनी इस तरह से इस्तेमाल हो तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कंसिडर करते हैं। डेटर्मिनेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम डिसाइड करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, क्योंकि जो सम टोटल आता है अलग अलग हाउस होल्ड के, उनके सम टोटल को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब एवरेज इनकम सामने आता है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम के रूप में जानते हैं। जिससे पता लगता है कि अपनी कंट्री के अंदर जितने हाउस होल्ड हैं उन सभी हाउस होल्ड का एक एवरेज इनकम क्या है। तो जब तक हमारे पास सम टोटल ऑफ इनकम ना हो तब तक हम पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और सम टोटल ऑफ इनकम हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमारे पास डेटा होता है और उसी डेटा को यूज करके ही हम टोटल इनकम निकालते हैं और बाद में उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प करता है। डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एम्प्लॉयमेंट लेवल में आप जानते होंगे कि एक एक जो हाउस होल्ड है, जो पॉपुलेशन का पार्ट है, जो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है, उसमें कितने लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा। तो यहाँ पर भी एक एक अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं या नहीं, या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है। अब फाइनली अगर कंक्लूजन निकालें और समझें तो ये समझ आता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ही कॉइन के दो पार्ट हैं। आप जानते होंगे कि एक कॉइन का कभी एक पार्ट अगर मिसिंग हो तो वो कॉइन यूजलेस होती है। तो इसी तरह से माइक्रो और मैक्रो जब दोनों ही की थ्योरीज कंबाइंडली वर्क करती है तो ही इकोनॉमिक्स की थ्योरी प्रॉपर वर्क कर पाती है। और यही हम समझते हुए इस चैप्टर के कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं उनको डील करेंगे।
जैसे जो सबसे पहला वर्ड है जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है वो है इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्या है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, और इस डेफिनेशन को आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। Definition of economy: an economy is a system by which a people get a livelihood and satisfy their wants. ये डेफिनेशन है इकोनॉमी का। इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर हम और आप अपने अर्निंग का सोर्स पाते हैं और जिसके जरिए हम एम्प्लॉयमेंट, इनकम और दूसरे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करते हैं। वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? मेनली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, यही इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं और ये इकोनॉमी के अंदर हम परफॉर्म करते हैं अलग अलग मोटिव के साथ। कभी वो मोटिव इनकम होता है और कभी वो मोटिव सेटिस्फैक्शन होता है। इनकम प्रोड्यूसर का मोटिव हो सकता है और सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये दोनों ही अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। कीवर्ड नंबर 2, प्रोड्यूसर, फर्म। डेफिनेशन: प्रोड्यूसर आर प्रिंसिपल बायर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन and main supplier of commodities and services. ये फर्म या प्रोड्यूसर ये वो इकोनॉमिक एंटिटी है जो सारे फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल को यूज करके अलग अलग तरह की कमोडिटीज और सर्विसेज को प्रोड्यूस और सप्लाई करती हैं और इसके लिए वो जरूरी जितना फैक्टर पेमेंट है वो करती हैं। जैसे लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस सैलरी और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। इस तरह से हम समझें तो प्रोड्यूसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है और यही सारे के सारे सर्विसेज और कमोडिटीज को हाउस होल्ड के लिए सप्लाई करता है जिससे सभी अपने नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। कीवर्ड नंबर 3, कंज्यूमर। ए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एंटिटी है जो प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस किए हुए सारे गुड्स को परचेज करता है, फाइनल पेमेंट करता है और उसको यूज भी करता है। आज के मॉडर्न इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग भी माना जाता है क्योंकि फाइनल डिसीजन यही लेता है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर हमेशा कंज्यूमर के डिमांडेड गुड्स को ही प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एजेंट है जो सारे प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज को परचेज भी करता है, यूज भी करता है और फाइनल पेमेंट करता है और यही पेमेंट बाद में फैक्टर इनकम के रूप में जितने ही पार्टिसिपेंट थे प्रोडक्शन प्रोसेस के उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो चाहे रेंट हो, वेजेज हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो या फिर प्रॉफिट, जो अलग अलग पार्टिसिपेंट इसमें रिम्यूनरेशन के रूप में पाते हैं। Keyword number 4, demand. Demand for a commodity refers to the quantity of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time. इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम समझें तो डिमांड वो क्वांटिटी है जो कोई भी कंज्यूमर एक फिक्स प्राइस में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के भीतर डिमांड करता है
अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। इसमें परचेजिंग कैपेसिटी, विलिंगनेस टू पे एंड पीरियड ऑफ टाइम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन तीनों में से किसी एक के मिस होने पर डिमांड मीनिंगफुल नहीं रहता, चाहे कंज्यूमर के पास में परचेजिंग कैपेसिटी ना हो या फिर परचेजिंग कैपेसिटी हो लेकिन वो पेमेंट करने के लिए रेडी ना हो, या फिर वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो ये सामान कब परचेज करेगा, तब ऐसे सिचुएशन में ये डिमांड नहीं कहलाएगा। तो ये हुआ डेफिनेशन डिमांड का। और अब कीवर्ड नंबर 5, सप्लाई। Supply of a commodity refers to the quantities of a commodity which producer or sellers are willing to produce and offer for sale at various prices during a particular period of time. सप्लाई को डिफाइन करें तो ये एबिलिटी दिखाता है एक प्रोड्यूसर का कि वो किस अलग अलग प्राइसेस में वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। इसमें प्राइस साथ साथ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके जरिए एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि जो प्राइस उसको ऑफर हो रहा है उस प्राइस में वो कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे। क्योंकि जब तक उसको एक जेन्युइन प्राइस ऑफर नहीं होता तब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता। मार्केट। The market does not refers to any particular place but the entire area where the buyer and seller of a commodity are in close contact to each other. ये डेफिनेशन है मार्केट का इकोनॉमिक्स में। वैसे तो हम मार्केट वर्ड जब हम यूज करते हैं तो जरूर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में सोचते हैं और जानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का किसी पर्टिकुलर प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट इकोनॉमिक्स में एक सिस्टम है और वो ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और दोनों ही अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और वो एक्टिविटीज हैं सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके करें या फिर ऑनलाइन परचेजिंग करें, इसमें किसी एरिया से इससे कोई लेना देना नहीं है। Factor pricing. The price at which the means of production, that is land, labor, capital, are sold is called factor price. जिस पेमेंट के बाद हम लैंड, लेबर, ये कैपिटल यूज करते हैं उसी पेमेंट को फैक्टर प्राइसिंग बोला जाता है। जब तक ये पेमेंट हम करेंगे नहीं तब तक हम इस फैक्टर को यूज कर नहीं सकते। National income is measure of the total market value of the goods and services produced by an economy over a period of time. National income सम टोटल है जितने भी सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनके मार्केट प्राइस और उनकी टोटल क्वांटिटी, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सामने आता है प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट ही कहलाता है नेशनल इनकम। दूसरे वर्ड में बोले तो जितने भी लोग जो टोटल फैक्टर इनकम अर्न करते हैं इस प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के बाद उसी का सम टोटल नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए
मेनली 3 मेथड यूज किए जाते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर हम इसमें 2 मेथड, जो फर्स्ट 2 मेथड हैं वैल्यू एडेड और इनकम मेथड, उससे समझें तो जितने भी सामान जो प्रोड्यूस हुए या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनका फाइनल प्राइस उससे मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी में तो भी वही अमाउंट सामने आएगा, और इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग हैं, एज ए लेबर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए मनी लैंडर, उनका जो टोटल रिसिप्ट है उसको भी टोटल निकालें तो वो नेशनल इनकम में ही कन्वर्ट होता है। तो नेशनल इनकम के दोनों ही जो अलग अलग जो मेथड हैं उनका आउटकम सिमिलर ही होता है, अलग अलग नहीं होता। Definition of money: all those things which are generally acceptable without any doubt or a special inquiry as a meaning of purchasing commodities and services is called money. इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम बिना किसी डाउट के या इंक्वायरी के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिसीव कर लेते हैं और उसके बदले कोई भी सर्विस या फिर कमोडिटी किसी दूसरे को बेच देते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट मनी कहलाते हैं, चाहे वो कॉइन हो, करेंसी हो, चेक हो या फिर वो आज के समय यूज होने वाला अलग अलग पेमेंट ऐप हो, वो सारे के सारे मनी के ही एग्जाम्पल होंगे। वैसे मनी को डिफाइन करें टाइप के बेसिस पे, तो फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर देखें तो मेटेलिक, पेपर, प्लास्टिक और वर्चुअल, ये 4 अलग अलग फॉर्म हैं इसमें मनी अवेलेबल है जिसको हम डेली यूज करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर देखें तो लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी, ये 3 अलग अलग टाइप्स हैं। इस तरह से ये चैप्टर, जो चैप्टर 1 है, इसका आज कंक्लूजन निकल गया है। ये चैप्टर इस लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद अब इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा और आपका ये काम है कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखें अपने नोटबुक में और उसके बाद इसके पिक को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। थैंक यू।